हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न मेडिसिन। ये वीडियो बस बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेडेटिव हिप्नोटिक्स। सेडेटिव हिप्नोटिक्स में हम देखेंगे सबसे पहले सेडेटिव क्या है और हिप्नोटिक क्या है। तो सेडेटिव क्या है? इट इज़ अ ड्रग दैट प्रोड्यूसेस कामिंग और वेटिंग इफेक्ट एंड रिड्यूसेस एक्साइटमेंट, मतलब पेशेंट को काम करेगा। और हिप्नोटिक क्या है? इट इज़ अ ड्रग दैट इंड्यूसेस स्लीप। नाम से ही पता चल रहा है हिप्नोटिक मतलब जो कि इंड्यूस करता है स्लीप को। ठीक है। अब ये बोथ सेडेशन एंड हिप्नोसिस में भी कंसिडर्ड एज डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सीएनएस डिप्रेशन। बेसिकली दोनों भी क्या कराते हैं? सीएनएस डिप्रेशन। अब आते हैं इनके एग्जांपल्स पे। तो हमें इसमें मेनली 3 टाइप के एग्जांपल्स देखने हैं: बेंजोडाइजेपिन्स, बार्बिचूरेट्स और नॉन बेंजोडाइजेपिन्स। तो सारे एग्जांपल्स मत याद रखो। बेंजोडाइजेपिन्स में बस याद रखना है हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी और एंटी कन्वर्सेंट्स। इन सारे इसमें आप डाइजेपाम डाइजेपाम इधर भी डाइजेपाम लिख सकते हो। डाइजेपाम के साथ एक एक और ऐड कर दो, फ्लोराजेपाम, ऑक्सीजेपाम, और यहाँ पे आप लोराजेपाम भी याद रख सकते हो। जोपिक्लोन और जोल्पिडेम भी आप याद रख दो। फिर बार्बिचूरेट्स में हम पढ़ेंगे थायोपेंटोन, पेंटोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन और फिनोबार्बिटोन। थायोपेंटोन आपका अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होता है, पेंटोबार्बिटोन और ब्यूटोबार्बिटोन आपकी शॉर्ट एक्टिंग है, और फिनोबार्बिटोन जो है आपका लॉन्ग एक्टिंग होता है। ठीक है। तो ये हो गया बार्बिचूरेट्स। अब नॉन बार्बिचूरेट्स में सेम ये दोनों फिर से आ जाएंगे, जोपिक्लोन और जोल्पिडेम। ठीक है। तो ये हो गया आपका सेडेटिव हिप्नोटिक्स। अब नेक्स्ट आता है एंटी एपिलेप्टिक्स। तो फिर से जाएंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन देखो, नेम में ही डेफिनेशन है एंटी एपिलेप्टिक्स मतलब इट विल वर्क अगेंस्ट इपिलेप्सी। तो क्या है? एंटी एपिलेप्टिक्स आर द ड्रग यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ इपिलेप्सी, जो मैंने आपको अभी बताया। अब इपिलेप्सी क्या है? तो इपिलेप्सी इट इज़ अ कलेक्टिव टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ क्रॉनिक सीजर्स, हैविंग कॉमन सडन एंड ट्रांजिएंट एपिसोड्स ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है। ठीक है। तो इसका आप जाएंगे क्लासिफिकेशन पे। हमने देखो ऊपर पढ़ लिया था बार्बिचूरेट्स, फिर से यहाँ पे लिख दो फिनोबार्बिटोन। डीऑक्सी बार्बिचूरेट आपको याद रखना पड़ेगा प्राइमिडोन। फिर हाइडेंटाइन में फिनाटोइन, इम्यूनोस्टिल्बिन में कार्बामाजेपिन, एक एक एग्जाम्पल याद रखना है। सक्सिनामाइड में इथोसक्सिनामाइड। फिर एलिफेटिक साइड चेन में आपको याद रखना है वैल्प्रोइक एसिड। बेंजोडाइजेपिन में अपने ऊपर पढ़ा है, जैसे कि डाइजेपाम मैंने बताया, लोराजेपाम, कोई भी याद रखो। फिर साइक्लिक गाबा एनालॉग में आप याद रख सकते हो गाबापेंटीन, और फिनाइल ट्राइजीन में लैमोट्रिजीन। बस इतना भी अगर आपने याद रख लिया तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। न्यूअर ड्रग में बस एक याद रख सकते हो, कौन सा भी, टोपिरामाइड या फिर जोनिसामाइड। ओके। तो ये हो गया एंटी इपिलेप्टिक। अब आते हैं एनेस्थीसिया। तो लोकल एनेस्थीसिया सबसे पहले। तो लोकल एनेस्थीसिया क्या है? लोकल एनेस्थेटिक्स आर द ड्रग्स विच अपॉन टॉपिकल एप्लीकेशन और लोकल इंजेक्शन कॉजेस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन। क्या है लोकल एनेस्थेटिक? क्या कराता है? रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन। ठीक है। अब लोकल एनेस्थेटिक क्या करता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता देता हूँ आपको। ब्लॉक करता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को, जिसके कारण क्या होता है? आपका सेंसरी लॉस होता है ना। अब इसके एग्जांपल्स तो 2 टाइप के होते हैं हमारे पास, इंजेक्टेबल और सरफेस। तो इंजेक्टेबल में आपको ये भी अगर हेडिंग भी याद नहीं है, बट आपको बस अगर ड्रग्स भी याद है तो भी चल जाएगा। प्रोकेन, लिग्नोकेन और टेट्राकेन, साउंड सेम, तो आपको याद रखने में भी इजी जाएगा। और अगर याद रह रहा है आपको लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन, इंटरमीडिएट पोटेंसी इंटरमीडिएट ड्यूरेशन एंड हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन, तो भी अच्छा है। ठीक है। अब सरफेस में आपके 2 आएंगे, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। एक एक याद रख लो, लिग्नोकेन और बेंजोकेन। ठीक है। दिस वाज अबाउट लोकल एनेस्थीसिया। अब चलते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स पे। जनरल एनेस्थेटिक्स क्या है? तो जनरल एनेस्थेटिक्स आर द ड्रग्स विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है। अब व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया? दे आर लॉस ऑफ ऑल द सेंसेशन स्पेशली पेन, फिर स्लीप एंड एमनेशिया, इमोबिलिटी एंड मसल रिलैक्सेशन, और लास्ट में एबोलिशन ऑफ सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी इसमें फिर से क्लासिफिकेशन है, इनहेलेशनल और इंट्रावेनस। इनहेलेशनल में गैस एक ही अपने पास, नाइट्रस ऑक्साइड। वोलेटाइल लिक्विड्स में बस एक याद रखो, ईथर। फिर इंट्रावेनस में इंड्यूसिंग एजेंट्स आते हैं और स्लो एक्टिंग। इंड्यूसिट में बस याद रखो प्रोपोफोल। स्लोअर एक्टिंग में याद रखो बेंजोडाइजेपिन्स में डाइजेपाम और लोराजेपाम। और डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कराता है आपका केटामाइन। सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, केटामाइन। ओके। फिर ओपियोइड एनाल्जेसिक आपका है फेंटानिल। तो ये ऐसे आपको याद रखना है। गैस में बस एक, फिर वोलेटाइल लिक्विड्स में भी एक, इंड्यूसिंग एजेंट्स में प्रोपोफॉल, स्लो एक्टिंग में आपको बेंजोडाइजेपिन्स तो आपने पहले ही पढ़ लिया, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया आप केटामाइन कर लो, और ओपियोइड में फेंटानिल। ओके। तो दिस इज जनरल एनेस्थीसिया। अब चलते हैं
एनसेड्स पे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग और एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक्स। अब सबसे पहले एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होता है, तो देखो नाम में ही पता है, जो इन्फ्लामेशन को कम करेंगे होते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी। दिस आर द एजेंट्स यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी कंडीशंस। अब एंटीपायरेटिक, पायरेक्सिया मतलब क्या होता है, फीवर, तो एंटीपायरेटिक्स मतलब फीवर को कम कराएंगे। सो दिस आर द ड्रग्स विच रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर इन फीवर बट डू नॉट कॉज हाइपोथर्मिया इन नॉर्मोथर्मिक इंडिविजुअल्स। जो नॉर्मल टेम्परेचर पे उनको कुछ नहीं होगा, बट जिनको फीवर है उनका फीवर कम हो जाएगा एंटीपायरेटिक्स में। क्यों होता है, तो बेसिकली जो हाइपोथैलेमस में आपका थर्मोस्टेट होता है उसको रीसेट करते हैं, ठीक है, इसके कारण फीवर कम हो जाता है। फिर एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिया मतलब क्या होता है, पेन, तो एनाल्जेसिक्स क्या करेंगे, पेन को रिलीव करेंगे। ऐसे ही आपको सब याद रखना है, ठीक है, तीनों डेफिनेशन हो गई। अब इतना बड़ा क्लासिफिकेशन याद कैसे रखना है मैं आपको बताता हूँ। देखो एनसेट्स में आपको एक ट्रिक है, ट्रिक अगर आप फॉलो करोगे तो ईजी जाएगा याद रखने के लिए। देखो साली प्रोफेना को इनोलिक एसिटिक प्यारा, तो साली से आप पढ़ लोगे सबसे पहले, साली में आपका आएगा सैलिसिलेट्स, सैलिसिलेट्स में क्या करोगे, एस्पिरिन। फिर प्रो में से प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव में आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, कोई भी याद रखो। अब फेना में मेफेनेमिक एसिड, ये इनको बोलते हैं फेनामेट्स, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। फेनामेट्स में आपका आएगा मेफेनेमिक एसिड, को से कुछ नहीं, इनोलिक से फिर से आपका आएगा इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव हो गया। फिर आपका आएगा एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में क्या आएगा, डाइक्लोफिनोलॉग और एसिलोफिनेक, ठीक है। ये आपके इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, पायरोक्सिकम और टिनोक्सिकम। फिर प्यारा से आएगा आपका पायराजोलोन डेरिवेटिव, जिसमें आप लिखोगे कीटोरोलेक, ठीक है। ऐसे आप इतना बड़ा याद कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम जाते हैं दूसरा, प्रेफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर। प्रेफरेंशियल में दो ही याद रखो, निमेसुलाइड और यहाँ पे डाइक्लोफिनेक भी आप याद रख सकते हो, ऊपर आपने रखा यहाँ पे भी रख सकते हो। फिर सिलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर्स में बस सेलिकॉक्सिक और पैरिकॉक्सिक दो याद रख लो। फिर एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक और पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसमें सब आपको मेन याद रखना है पैरासीटामोल, जो कि होता है पैरा अमाइनोफिनॉल डेरिवेटिव। फिर पायराजोलोन डेरिवेटिव और बेंजोक्सिकेन डेरिवेटिव, ये है निफोपाम, ठीक है, और पायराजोलोन डेरिवेटिव मेटामिजोल, ओके। तो ऐसे करके आप एनसेड्स याद रख सकते हो। ये तो डेफिनेशन आपको बाय नेम याद हो जाएगी, इस ट्रिक से आप ये सारा याद रख सकते हो, और ये तो एक एक एग्जांपल आप याद रख लोगे, ठीक है। अब चलते हैं एंटी एंजाइनल। फिर से नेम सजेस्ट, एंटी एंजाइनल मतलब एंजाइना को रिलीव करेंगे। देखो एंटी एंजाइनल ड्रग्स दोज प्रिवेंट और अबॉट द अटैक्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। अब एंजाइना में होता क्या है, इट इज़ अ पेन सिंड्रोम ड्यू टू इंट्रक्शन ऑफ एडवर्स ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब एक तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, उसके कारण आपका हो गया एंजाइना, ठीक है। अब एंजाइना में फिर से आपको क्लासिफिकेशन में आता है नाइट्रेट्स, तो नाइट्रेट्स में आपको GTN याद रखना, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, शॉर्ट एक्टिंग में, लॉन्ग एक्टिंग में आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ये याद रखो। फिर बीटा ब्लॉकर में कोई भी एक, प्रोप्रानोल, अटिनोलॉल। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में अगर आपको ये मेन हेडिंग्स याद नहीं है तो और इजी, नॉन डाइहाइड्रोपेरिडिन्स और डाइहाइड्रोपेरिडिन्स, ऐसा याद रख लो। नॉन हाइड्रोपेरिडिन्स में वेरापेमिल और डेल्टियाजम कर लेना, और डाइहाइड्रोपेरिडिन्स में जिसमें भी पीछे डिफिन आता है वो आपके डाइहाइड्रोपेरिडिन्स होते हैं, निफिडिपिन और एम्ब्लोडिपिन, दो याद रख लो, ठीक है। अब पोटेंशियल चैनल ओपनर में एक ही है, निकोरेंडिल, अदर्स में डायपिरिडामोल, ओके, और इवाब्रेडिन, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एंटी एंजाइनल। अब एंटी प्लेटलेट, एंटी प्लेटलेट क्या हुआ, फिर से नेम बता रहा है कि जो प्लेटलेट के अगेंस्ट काम करेंगे होते हैं आपके एंटी प्लेटलेट्स। दिस आर ड्रग्स विच इंटरफेयर विथ प्लेटलेट फंक्शन एंड आर यूजफुल इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स। मेन आपका इसका एग्जांपल है एस्पिरिन। एस्पिरिन में भी याद रखो ये हमेशा लो डोज में दिया जाता है, तो ही एंटी प्लेटलेट एक्शन होता है एस्पिरिन का, ठीक है। क्लोपिडोग्रेल भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव। अब एंटी हाइपरटेंसिव में फिर से आप नाम से बता सकते हो जो कि अगेंस्ट हाइपरटेंशन काम करेंगे, द ड्रग्स विच लोअर द ब्लड प्रेशर, उनको हम बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है। अब इसका एक ट्रिक है, इसका ट्रिक है डॉक्टर CVS। अब देखो कैसे, तो डी से आपका आ जाएगा डायूरेटिक्स,
आर से आपका आएगा रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स, मतलब ये दोनों, ये है आपके रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स। फिर सी से आपका आएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फिर वी से आएगा वेसोडाइलेटर्स। और ये है आपके एस से सिम्पैथोमाइमेटिक्स। तो ये जो सारे ड्रग्स है ये है आपके सिम्पैथोमाइमेटिक्स, ठीक है। तो ये ट्रिक से आपको सारे क्लासेस याद हो जाएंगे। तो हम अभी देखते हैं एग्जांपल्स। तो डायूरेटिक्स का एग्जांपल आपको लिखना है, थायाजाइड में क्लोरथायाजाइड, फिर हाई सीलिंग में फ्यूरासामाइड, और पोटेशियम स्पेरिंग में स्पायरोनोलैक्टोन, ठीक है। फिर एस इनहिबिटर्स में जिसके भी पीछे प्रिल है वो आपके सारे एस इनहिबिटर्स होते हैं, कैप्टोप्रिल और रामीप्रिल, याद रखो। ये आपका, ये दोनों मैंने बोला था रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स है। तो मैकेनिज्म एक्शन भी आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो एंजियोटेंसिन 81 रिसेप्टर ब्लॉकर कौन से है, जिसके भी पीछे सेरोटोनिन है, मतलब कैंडेसर्टन और लॉरसेटन, ऐसे दो इजी एग्जांपल आप याद रखो। फिर सी से अपना आ रहा था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसके पहले भी पढ़े हमने, एम्ब्लोडिपिन और निफिडिपिन, याद रखो जो पहले याद रखा है, ठीक है। फिर आता है वी से वेसोडाइलेटर्स। तो आर्ट्रियोडाइलेटर में मिनॉक्सिडिल और आर्ट्रियोवेनोडाइलेशन में सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अब बचा हमारा लास्ट सिम्पैथोमाइमेटिक्स। तो सिम्पैथोमाइमेटिक्स में ये ड्रग्स आपको याद रखना है। बीटा ब्लॉकर्स में क्या रखोगे, जिसके भी पीछे LOL है, मतलब प्रोपेरानोल और मेटाप्रोलोल या फिर अटिनोल। ये अंजाइना में भी पढ़ा था हम दोनों, ये दोनों, तो वहाँ से भी आप सेम याद रख सकते हो। अल्फा ब्लॉकर में टेराजोसिन और डॉक्साजोसिन। फिर अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर दो ही ड्रग है हमारे पास, लेबिटालॉल और कार्वेडिलॉल। और लास्ट में सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक्स में याद रखना है मिथाइल डोपा, ठीक है, या फिर क्लोनेडिन, जो भी आपको ईजी जाए। तो ये हो गया आपका एंटी हाइपरटेंसिव और ये है उसका ट्रिक, ठीक है। अब चलते हैं हाइपोलिपिडेमिक। अब देखो फिर से हाइपोलिपिडेमिक मतलब क्या है कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, उनको हम बोलते हैं हाइपोलिपिडेमिक्स। दिस ड्रग्स विच लोअर द लेवल्स ऑफ लिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स, इनको हम बोलते हैं हाइपोलिपिडेमिक्स, ठीक है। अब इनका फिर से क्लासिफिकेशन। अब देखो मैकेनिज्म एक्शन याद रखने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि इनके नाम में ही इनके मैकेनिज्म एक्शन है। अब HMG कोएंजाइम में रिडक्टेज इनहिबिटर, मैकेनिज्म एक्शन क्या होगा, इसको इनहिबिट करेगा। क्या है, जिसके भी वजह स्टैटिन्स है, मतलब सीमामास्टैटिन, एट्रोवास्टैटिन, आप याद रख सकते हो, ठीक है। फिर बाइल एसिड सीक्वेंसेंस में याद रखो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। फिर लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर में याद रखो क्लोफिब्रेट, ठीक है। फिर लाइपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर में निकोटिनिक एसिड, एंड अदर्स में आप इज़ोटिमाइड भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया आपका हाइपोलिपिडेमिक्स। अब इसके बाद आता है ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकोडाइलेटर्स मतलब RS में आ गए हम लोग। अब ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या है, मतलब जो अस्थमा के कारण ब्रोंकियल स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, उनको हमको डायलेट करना है। तो क्या है, द एजेंट्स यूज टू रिलैक्स स्मूथ मसल्स ऑन ब्रोंक्यूल्स, उनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोडाइलेटर्स, ठीक है। अब इसमें हमारे सबसे पहले आते हैं बीटा-2 एगोनिस्ट, मतलब बीटा-2 सिम्पैथोमाइमेटिक्स। ये है आपके साल्ब्यूटामॉल, टर्बिटोलिन और फॉर्मेट्रॉल। कोई भी एग्जांपल याद रखो। इनका मैकेनिज्म एक्शन देख लेते हैं। जो बीटा-2 रहते हैं ड्रग्स, बीटा-2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे, जिसके कारण CAMP बढ़ेगा और जिसके कारण स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। अब दे आर फास्टेस्ट एक्टिंग, ठीक है। अब चलते हैं मिथाइल ज़ैंथीन्स में। मिथाइल ज़ैंथीन्स क्या करते हैं, पहले 3 एक्शन है। कैल्शियम को रिलीज करेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फिर फॉस्फोडाइएस्टर्स इनहिबिट करके, जिसके कारण कैम बढ़ता है, और ब्लॉकेड ऑफ एडेनोसिन रिसेप्टर्स, ये उसकी मैकेनिज्म एक्शन। अब एग्जांपल्स क्या है, थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन, बस 2 याद रखिए तो भी चलेगा। अब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी हम इसमें यूज़ करते हैं, इपैट्रोपियम ब्रोमाइड और थायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये कॉज कराते हैं आपका ब्रोंको डायलेशन, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रोंको डायलेटर्स। अब चलते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स मतलब क्या है कि द ड्रग्स विच इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन और रिड्यूस द विस्कोसिटी एंड फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ कफ, मतलब आपके जो कफ है उसको निकालेगा बाहर, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है। इनके भी क्लासिफिकेशन है, ब्रोंकियल सिक्रीशन और म्यूकोलाइटिक्स, ठीक है। अब ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहांसर्स में आपका याद रखो पोटेशियम सिट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, और म्यूकोलाइटिक्स में ब्रोमहेक्सिन, इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। अब चलते हैं डायूरेटिक्स पे। डायूरेटिक्स क्या है आपके, दिस आर ड्रग्स विच इंक्रीज द यूरिन फॉर्मेशन टुगेदर विथ नाइट्रियोरेटिक्स, ठीक है। फ्यूरासामाइड और थायाजाइड्स आपके डायूरेटिक्स होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इनके क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन फिर से थायाजाइड हमने ऊपर पढ़ लिया था, क्लोरथायाजाइड जो याद रखा है वो याद रखो। लूप डायूरेटिक्स में आपको फ्यूरासामाइड याद रखना है। पोटेशियम स्पेरिंग में स्पायरोनोलैक्टोन अपने जो पहले याद रखा है वही अभी रखेंगे, स्पायरोनोलैक्टोन, ठीक है। अब यूज़ कहाँ हो रहा है इनका, ईडिमा, CHF, हाई ब्लड प्रेशर और अरिथमिया।
अब मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स याद रख लो, कोई भी हेडेक, डिजीनेस, गाउट, डायरिया में भी ठीक है, और हाइपर सेंसिटिविटी आप याद रख सकते हो। अब चलते हैं एंटी अल्सर पे। एंटी अल्सर क्या है? अब नाम फिर से बता रहा है, अगर आपको अल्सर हुआ तो अगर आपने एंटी अल्सर लिए तो अल्सर ठीक हो जाता। तो दिस आर ड्रग्स दोज आर इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। ठीक है, व्हाट वी विल डू, दे विल रिड्यूस और न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है, और इंक्रीज इन म्यूकोजल रेजिस्टेंट। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा, आपका अल्सर प्रोटेक्ट होगा और हील होगा, है ना। तो फिर से इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे सबसे पहले, जो गैस्ट्रिक एसिड को कम कर रहे हैं, इसका मतलब H2 एंटी हिस्टामिनिक, सिमेटिडिन और रानिटिडिन। फिर आता है आपका PPI, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, सबसे कॉमन पेंटोप्रेजोल और ओमिप्रेजोल। इतना ही याद रखना है। एंटीकोलिनर्जिक्स में याद रखो प्रोपेंथेलिन, और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग में मिसोप्रोस्टॉल। ये हो गया जो कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को कम करेंगे और जिसके कारण आपका एंटी अल्सर इफेक्ट आएगा। फिर आते हैं एंटासिड्स पे, जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड को। ये आपके दो टाइप के होते हैं, सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक। ठीक है, सिस्टेमिक में क्या कर लो, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट, इनको याद करना। और नॉन सिस्टेमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एलियम हाइड्रोक्साइड। अब आते हैं अल्सर प्रोटेक्टिव, एक ही आते हैं अपने पास, सुक्रल्फेट और एंटी एच पाइलोरी। मतलब एच पाइलोरी के कारण अगर आपको अल्सर हो रहा है तो हम देते हैं एंटीबायोटिक्स। ये है आपके एमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल। ओके, क्लैरिथ्रोमाइसिन भी अगर आपको याद रखना है तो आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एंटी अल्सर। अब इसके बाद चलते हैं एंटी डायबिटीज़। एंटी डायबिटीज़ मतलब विच विल एजेंट्स विच विल इन मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। अगर आपकी शुगर लेवल बढ़ी है बॉडी में तो एंटी डायबिटिक्स देंगे तो शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले सल्फोनिल यूरियस। सल्फोनिल यूरियस में आप याद रखो ग्लिबेंक्लामाइड और ग्लिपिजाइड। ओके, फिर बिगोनाइड्स में आपको एक ही याद रखना है, मेटफॉर्मिन। ठीक है, अब मैग्नेटिनाइड्स में रेपिक्लिनर और नाटिक्लिनाइड। देखो इसके नाम से ही आप इसको भी याद रख सकते हो। ओके, अब इसको आप बोलते हो PPR गामा इनिबिटर्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, इसमें आप याद रख सकते हो पायोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन इंडिया में बैन है अभी, इसलिए एक ही याद रखो। फिर अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर में एक्राबोज या फिर वोगलीबोज, इसमें आप कोई भी याद रख सकते हो। ओके, अब मैकेनिज्म एक्शन हमको पता है, हाइपोग्लाइसेमिक है तो क्या करेगा, ऑब्वियसली ब्लड ग्लूकोज को कम करा रहा है। तो जो आपका है सल्फोनिल यूरियाज और मैग्नेटाइड, ये क्या करते हैं, इंसुलिन रिलीज को बढ़ाते हैं। अगर इंसुलिन बढ़ गया तो ऑब्वियसली ब्लड शुगर आपकी कम हो जाएगी। जो आपके बिगिनॉइड्स है जैसे कि मेटफॉर्मिन क्या कराते हैं, इनिबिट हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, फिर ये जो ग्लिबेंक्लामाइड थे ये क्या करेंगे, आपके रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस। और सिटाग्लिप्टिन्स क्या करेंगे, DPP4 इनिबिटर है, मतलब डाइपेप्टाइल पेप्टाइडेज 4 इनिबिट करके आपका इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ाएंगे और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेंगे। ठीक है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स है अगर ज़्यादा डोज ले लिया तो हाइपोग्लाइसीमिया, वेट गेन या फिर लिवर डिसीजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आज का लास्ट टॉपिक, एंटी थायराइड पे। एंटी थायराइड मतलब क्या है कि ये ड्रग्स आपके एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन सिक्रेट हो रहा है उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे, इनको हम बोलते हैं एंटी थायराइड। अब थायराइड ग्लैंड में हार्मोन्स होते हैं आपके थायरोक्सिन, थायरोआइडोथायरोइन और कैल्सिटोनिन। ठीक है, थायरोक्सिन मतलब प्रकार T4 है, ट्राईआयोडोथायरोनिन मतलब T3 और कैल्सिटोनिन। ठीक है, दे आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी। ठीक है, अब और पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, सॉरी। अब इनके क्लासिफिकेशन में क्या है, सबसे पहले इनिबिट हार्मोन सिंथेसिस, मतलब जो नया एक्सेस थायराइड हार्मोन बन रहा है उसको इनिबिट करेंगे। उसका एग्जांपल है प्रोपाइल थायोयूरेसिल या फिर कार्बामेज़ोल, दोनों में से कोई भी याद रख सकते हो। जनरली हम लोग कार्बामेज़ोल ही देते हैं। फिर इनिबिट आयोडाइड ट्रैपिंग, जिसको हम आयोनिक इनिबिटर्स भी बोलते हैं। ओके, इसका एग्जांपल है नाइट्रेट्स। फिर इनिबिट हार्मोन रिलीज, आयोडीन और ऑर्गेनिक आयोडीन। और डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू मतलब रेडियो एक्टिव थायोडीन I-131 हम जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि आपका थायराइड टिश्यू को ही डैमेज कर देगा। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ थायराइड। अब इनका मैकेनिज्म क्या है कि दे पेनिट्रेट्स सेल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड प्रोड्यूस मेजॉरिटी ऑफ देयर एक्शंस बाय कंबाइनिंग विद अ न्यूक्लियर थायराइड हार्मोन रिसेप्टर। ठीक है, यूजेस कहाँ का है, थायराइड टॉक्सिसोसिस और टॉक्सिक नोडुलर वाइटर, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।